हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे। फ्रेंड्स, आज कक्षा 8 के एनसीईआरटी का चैप्टर दूसरा, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इस पे आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका मेन पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि इससे जो है सी टेट, KVS, NVS, यूपी टेट ऑल एग्जाम्स में पूछा जाते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग एनसीईआरटी को बेस्ट मान के जो है उसका मेन पॉइंट को लिखे हैं, क्योंकि इससे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। ठीक है, ये कक्षा 8 का जो है एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का जो है आज हम लोग इस पर सूक्ष्म जीव और मित्र एवं शत्रु पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे जो है सीटेट में पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस से ही रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है? ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख पाते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिसे हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, आज सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है जीवाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। दूसरा है कवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंगस। तीसरा है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ को इंग्लिश में प्रोटोजोआ कहते हैं। शैवाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। ठीक है, एल्गी जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए हम लोग स्वपोषी लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे स्वपोषी क्यों लिखे हैं? क्योंकि एल्गी जो होते हैं वो हरे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे हरे प्लांट होते हैं, एक कोशिकीय। ठीक है, इसलिए इसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा आता है। ये किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। जुकाम हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ यानी फ्लू कहते हैं, एवं अधिकतर जो खांसी होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट है वही सबको लिखे हैं, जिस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियो एवं खसरा। पोलियो एवं खसरा भी किसके द्वारा होता है? विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है अतिसार एवं मलेरिया। अतिसार एवं मलेरिया वो भी किसके द्वारा होता है? वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, अतिसार एवं मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफाइड एवं क्षय रोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं TB, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टाइफाइड एवं क्षय रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। पोलियो एवं खसरा विषाणु के द्वारा, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, टाइफाइड एवं क्षय रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले, नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अकेला अमीबा जो हो वो अकेले रहते हैं, जबकि कवक और जीवाणु कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव का उपयोग, सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ किया जाता है? दही, ब्रेड एवं केक में किया जाता है। दही बनाने में, ब्रेड बनाने में एवं केक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ गए। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पहले ज़माने में जो है अल्कोहल बनाया जाता था, सूक्ष्म जीवों के उपयोग से जो है अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है दही में पाए जाने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस, दही में जो जीवाणु पाए जाते हैं, है ना, उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। ठीक है, याद रखेंगे। दही में जो है पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। वो क्या है? जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध में जनन कर दूध को दही में परिवर्तित करते थे। उसमें क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जो है दूध में क्या करते हैं? जनन कर दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाणु एवं ईस्ट। जीवाणु एवं ईस्ट क्या है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे में किण्वन, चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इससे इडली एवं डोसा बनता है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं। ये जो है किण्वन करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। ठीक, ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 गैस, कौन गैस? CO2 गैस उत्पादित करता है। मतलब ईस्ट जो है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 गैस उत्पन्न करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे के आयतन को बढ़ा देता है, जिस कारण से
उसका जो है कोई भी जो है हम लोग पकवान बनाते हैं उसका जो है साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये CO2 के कारण, ठीक है। क्योंकि बुलबुले जो है खमीर को क्या कर देते हैं, मैदे को आयतन बढ़ा देते हैं। ये किसके कारण, ईस्ट जो है तीव्रता से जनन करके शोषण के दौरान कौन गैस उत्पन्न करते हैं, CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इडली और डोसा बनाने में जो है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि गेहूँ चावल एवं फलों के रस में उपस्थित संकरा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। मतलब जो हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, फलों के रस में उपस्थित संकरा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किण्वन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की ये प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। चीनी को जब अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक है, यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। लुई पास्चर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किण्वन की खोज 1857 में की थी। याद रखेंगे, लुई पास्चर ने जो है किण्वन की खोज की थी। कौन क्या था, लुई पास्चर, किण्वन की खोज की थी, ठीक है। किण्वन की खोज कौन किया था, लुईस पास्चर ने जो है किण्वन की खोज की थी 1857 में, ठीक। जीवाणु और कवक, ठीक है, में अनेक प्रतिजैविक औषधियाँ का उत्पादन हो रहा है। ये जो है सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियाँ यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। जीवाणु और कवक, ठीक है, से प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिसिन और एरिथ्रोमेसिन औषधियाँ कवक और जीवाणु से उत्पादित किए जाते हैं। यहाँ कुछ जो है औषधियों के नाम दिए हुए हैं, है ना, ये सभी जो है कवक और जीवाणु से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन एक दवाई है जो बनाई गई। कौन बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से, ठीक है, सन 1929 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्दी जुकाम एवं फ्लू, यह रोग विषाणु द्वारा होता है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू ये रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। फफूंद जो है जीवाणु की वृद्धि को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1978 में चेचक टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, 1798 में, 1998 में चेचक टीके की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। मतलब हैजा हो गया, चेचक हो गया, क्षय हो गया, क्षय रोग जो होता है, और हेपेटाइटिस जो हो गया, इस सबको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टीके द्वारा रोक सकते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जंतुओं, मनुष्यों, पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो रोगाणु, जो सूक्ष्म जीव मनुष्य में, जंतुओं में, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग रोगजनक कहते हैं, ठीक है। अगला है संचारणीय रोग। संचारणीय रोग क्या होता है, इसको हम समझते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते उसे संचारणीय रोग कहते हैं। वैसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति, मतलब जो पहले से ग्रसित व्यक्ति है, किसी स्वस्थ व्यक्ति में वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से या भोजन के माध्यम से या कायिक संपर्क के द्वारा वो रोग चले जाता है तो उसको हम लोग संचारणीय रोग कहते हैं, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति को जब रोग हो जाता है किसी ग्रसित व्यक्ति से तो उसे हम लोग संचारणीय रोग कहते हैं, ठीक है। संचारणीय रोग कुछ उदाहरण जैसे हैजा हो सकता है, सामान्य सर्दी जुकाम हो सकता है, चिकन पॉक्स या क्षय रोग, ये सब जो है संचारणीय रोग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया परजीवी का वाहक। मलेरिया परजीवी जो होते हैं एक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, प्लाज्मोडियम मच्छर होता है, याद रखेंगे। मलेरिया परजीवी जो होता है का वाहक कौन है, प्लाज्मोडियम मच्छर होता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर, यही मच्छर काटा जाता है ना। मादा एनीफ्लीज मच्छर के कारण रोगाणुओं का स्थानांतरण होता है। ये मच्छर कूड़े एवं जंतुओं के अपशिष्ट पर बैठती है और फिर रोगाणु उसके शरीर में पर चिपक कर बिना ढके हुए भोजन पर बैठती है, फिर रोगाणुओं का स्थानांतरण करती है। मतलब ये हुआ कि ये जो मच्छर होते हैं मादा एनीफ्लीज वाले मच्छर, ये पहले कूड़े एवं जंतु के अपशिष्ट में बैठते हैं,
फिर जो है रोगाणु उसके शरीर में चिपक कर, फिर वो जो है रोगाणु उसके मच्छर के शरीर में चिपक जाता है और वो बिना ढके हुए भोजन में बैठ जाते हैं और वह बिना ढके हुए भोजन हम लोग खाते हैं, जिसके कारण जो है रोगाणु का क्या हो जाता है, हस्तांतरण हो जाता है। समझ गए। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है सबसे पहले कूड़े या जंतु के अपशिष्ट में बैठते हैं, फिर उसके पैर में जो है रोग लग जाते हैं, फिर जो है वही रोगाणु फिर जो है खुले भोजन में जाके बैठ जाते हैं मच्छर, और वही भोजन को हम लोग खाते हैं, जिससे रोगों का हस्तांतरण हो जाता है, फिर जो है अनेक प्रकार के बीमारी होने लगते हैं। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मादा एडिस मच्छर जो है वो किसका वाहक है, डेंगू के वायरस का वाहक है। एंथ्रेक्स क्या होता है, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयंकर रोग है, जिसे जो जीवाणु द्वारा होता है। ये एक रोग है एंथ्रेक्स, जो मनुष्य एवं किसके द्वारा होता है, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयंकर रोग है, जिसको हम एंथ्रेक्स कहते हैं, जो किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। जो किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है। एंथ्रेक्स रोग की खोज 1876 में रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रिक्स नामक जीवाणु की खोज की। मतलब रॉबर्ट कोच ने एक बेसिलस एंथ्रिसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिसके द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयंकर रोग है। ठीक है, समझ गए। अब है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला सामान्य रोग। मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाला सामान्य रोग क्या क्या है। पहला हम लोग देखते हैं जीवाणु द्वारा कौन कौन रोग हो सकता है। टीबी हो सकता है, क्षय रोग हो सकता है, हैजा हो सकता है, टाइफाइड। ये तीनों जो है जीवाणु द्वारा होता है। ये वायु के संपर्क से होगा टीबी। हैजा जो होगा वो जल या भोजन से हो सकता है। टाइफाइड जो होगा वो किससे होगा, जल से होगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए। ये तीनों जो रोग होगा वो किसके द्वारा होगा, जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक। नेक्स्ट है वायरस से कौन कौन सा बीमारी होगा। वायरस से बीमारी होगा खसरा, जिसको मेसल्स कहते हैं, खसरा होगा। ठीक है। फिर होगा चिकन पॉक्स, फिर क्या होगा, चिकन पॉक्स होगा। फिर पोलियो होगा, फिर हेपेटाइटिस ए होगा। ये वायरस द्वारा होने वाला रोग है। खसरा किससे फैलेगा, वायु से फैलेगा। चिकन पॉक्स वायु या सीधे संपर्क से होगा। पोलियो जल या वायु से होगा। और हेपेटाइटिस ए जो होगा वो किससे होगा, जल से होगा। ठीक है। और है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जो है मलेरिया, जो मच्छर से काटने से होगा। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से जो है मलेरिया नामक बीमारी होती है। ठीक है। अगला है गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह, खुर जो होता है जिसको नाखून बोलते हैं, गाय का जो खुर होता है, नाखून जो होता है उसका, और मुंह का जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब है पादप रोग। कुछ पेड़ पौधे में भी रोग होते हैं जो देखते हैं। नींबू कैंकर एक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है, जो वायु में फैलता है, जो वायु के द्वारा संक्रमित होता है। ठीक है। गेहूं की रस्ट जो होता है वो कवक के द्वारा होता है, जो वायु एवं बीज के द्वारा होता है। भिंडी की पीत एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है। और जो किसके द्वारा फैलता है, कीट के द्वारा फैलता है। संचालन का तरीका यही है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए हम लोग कि पादप में भी जो है अलग अलग रोग होते हैं। नींबू कैंकर, गेहूं के रस्ट और भिंडी की पीत जीवाणु, कवक और वायरस वायु बीज कीट के द्वारा फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है परिरक्षक क्या होते हैं, इसको देखते हैं। नमक एवं खाद तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। हम लोग परिरक्षक किसको कहते हैं, नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग जो है सूक्ष्म जीवों प्रवेश ना करे, इसके लिए जो है हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, परिरक्षक कहा जाता है। इनमें हम लोग क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। परिरक्षक में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। परिरक्षक का नाम सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड जो है ये परिरक्षक है, जिसके द्वारा जो है मतलब नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग करके जो है वृद्धि रोकने में, मतलब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में कार्य करता है। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग किस में करते हैं, अचार बनाने में करते हैं। नमक एवं खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। अब है जेम एवं स्केवेस क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। जेम और स्केवेस बनाने में परिरक्षक का उपयोग कर उन्हें संदूषित होने से बचाता है। संदूषित का मतलब खराब भोजन होने से उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, परिरक्षक का। ठीक है। परिरक्षक का उपयोग करके जो है उसे हम लोग संदूषित होने से बचा सकते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षक के रूप में किया जाता है, यानी सिंपल सॉल्ट NaCl
है ना। सॉल्ट का सूत्र क्या होता है NaCl। इसका प्रयोग करके जो है हम लोग मांस और मछली के परिरक्षक के लिए हम लोग इसको रोक सकते हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। मतलब जीवाणु की वृद्धि ना हो इसलिए मांस और मछली को क्या कर देते हैं हम लोग, सूखे नमक से ढक देते हैं ताकि उसमें जो है जीवाणु वृद्धि ना करे। ठीक है यहाँ तक। अगला है नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली परीक्षक में भी किया जाता है। किसमें किसमें? आम, आंवला, इमली के परीक्षक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, परीक्षण में भी किया जाता है नमक का प्रयोग। ठीक। जेम, जेली, स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? जेम, जेली या स्क्वैश का परीक्षण जो होता है वो चीनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी होती है। मतलब चीनी अगर प्रयोग करेंगे परिरक्षक में और चीनी का प्रयोग किया जाता है तो खाद्य पदार्थ की नमी में क्या आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। अगला है चीनी के प्रयोग करने से संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि में नियंत्रण करता है। मतलब चीनी का प्रयोग करने से भोजन खराब होने से जीवाणु की वृद्धि में क्या होता है, नियंत्रण करता है। ठीक है। तेल एवं सिरके, तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को दूषित करने से बचाने के लिए रहता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। तेल एवं सिरके का जो उपयोग किया जाता है वो अचार को संदूषित मतलब खराब होने से बचाने में किया जाता है क्योंकि इससे जीवाणु जो है जीवित ना रह सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है तेल एवं सिरके। तेल एवं सिरके क्या है? सब्जियां, फल, मछली एवं मांस का परीक्षण किया जाता है इसी के माध्यम से। ठीक है। थैलियों में आने वाले दूध पाश्चीकृत होती है। थैली में जो दूध आती है, मार्केट में जो दूध आते हैं थैली में, है ना, वो कैसी दूध होती है? पाश्चीकृत दूध होती है। इसको याद रखेंगे, पाश्चीकृत दूध होती है। पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव से मुक्त होते हैं। पाश्चीकृत दूध जो होते हैं बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला है इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर मतलब 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर उसको भंडारण कर जाता है। इससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि इसके दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक हम लोग इसको गर्म करते हैं, फिर एकाएक उसको ठंडा करके भंडारण करके उसको हम लोग सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, वृद्धि को हम लोग रोक देते हैं। ठीक है। पाश्चीकरण प्रक्रिया की खोज कौन की थी? लुई पाश्चर ने की थी। पाश्चीकरण प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर मनोवैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है राइजोबियम जीवाणु। राइबोजियम क्या जीवाणु क्या था? ये लिग्निन पौधे यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये क्या होता है, सहायक होता है। राइबोजियम जीवाणु का नाम सुने होंगे, जो दलहनी पौधे के गांठ में पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो है नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइजोबियम लिग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं। राइबोजियम जो होते हैं वो लिग्यूम पौधे के ग्रंथियों में रहते हैं। ठीक है। सेम और मटर के दिखते हैं जो कि सहजीविता है, जो कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। त्वरित विद्युत का मतलब होता है जो बिजली बारिश के दिनों में चमकती है उसके द्वारा जो है वो नाइट्रोजन का क्या करता है, वो स्थिरीकरण करता है। सेम और मटर के पौधे ये सहजीविता होते हैं। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन जो कि प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन जो होते हैं वो प्रोटीन, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला हम लोग देखते हैं पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। ये मिट्टी में उपस्थित जीवाणु को नीलहरित शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर लेता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी पौधे जो है डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, वो जो है नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु को जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर पौधे अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में भी करते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिक में क्या कर देते हैं, वो परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को वो नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। अब कुछ अभ्यास है, अभ्यास से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों को खालीगर की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देख सकते हैं। नीलहरित शैवाल वायु से खालीगर का स्थिरीकरण करते हैं जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है।
अल्कोहल का उत्पादन खालीकर नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट की सहायता से किया जाता है। ठीक है, हैजा खालीकर के द्वारा होने वाला रोग है। हैजा जो है किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, पांचवा है ईस्ट का उपयोग निम्न उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो सिस्ट्रेमाइसिन अभी हम लोग देखे थे, वो प्रतिजैविक है, यानी कि वो जो है एक मेडिसिन है। ठीक है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर। ठीक है, संचारणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो होते हैं वो संचारणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है। ब्रेड एवं इडली फूल जाती है किसके कारण? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। किसके कारण? ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम को कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कुछ कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ए कॉलम बी। जीवाणु किसके? जीवाणु होने वाला रोग क्या है? हैजा के द्वारा। जीवाणु किसके द्वारा होने वाला रोग है? हैजा के कारक होगा। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेक्टोबैसिलस दही को जमाने में मदद करता है। ठीक है, ईस्ट जो है ब्रेड के बेकिंग में करेंगे। एक प्रोटोजोआ किसका? मलेरिया का कारक है, और एक विषाणु जो है एड्स का कारक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो है एक एक पॉइंट को देख लिए। चैप्टर दूसरा का जो है चैप्टर दूसरा था साइंस का, एनसीईआरटी का, जिसका नाम था सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यहाँ तक जो है मेन पॉइंट को देख लिए। फिर हम लोग चैप्टर 3 लाएंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।